हेलो दोस्तों, मैं अभिराज त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं विकास एसडी सर्किल के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग केवीएस पीआरटी 2023 परीक्षा के संदर्भ में हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 हल करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। दोस्तों, कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, ये चीज आप लोगों को बतानी है। पहला ऑप्शन है छर अक्षर, अगला है समास और व्यास, अगला है स्वल्पायु और चिरायु और अगला है आहार विहार। तो दोस्तों, आप लोगों को कौन सा विलोम युग्म गलत है ये वाला बताना है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, आहार और विहार। ये विलोम की दृष्टि से ये वाला युग्म आपका ऑप्शन नंबर डी गलत होगा। बाकी दोस्तों, जो छर का विलोम क्या होता है, अक्षर होता है, ये वाला भी बिल्कुल सही है। समास का क्या होता है, व्यास होता है, ये बिल्कुल सही लिखा है। और स्वल्पायु का चिरायु होता है, ये भी बिल्कुल सही लिखा है। आहार का विलोम विहार नहीं होता है। दोस्तों, आप लोग याद रखना, आहार के विलोम की अगर बात कर ली जाए तो ये विहार नहीं होता है, इसका विलोम क्या होता है? निराहार। निराहार। आहार का विलोम क्या होता है दोस्तों? निराहार। तो यहां पे पूछा गया था कि कौन सा विलोम त्रुटिपूर्ण है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला जो है ये त्रुटिपूर्ण होगा, क्योंकि आहार का विलोम विहार ना होके क्या होता है? निराहार होता है। आप लोग याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, अलंकेश पर्यायवाची शब्द है। अलंकेश किसका पर्यायवाची शब्द है, ये चीज आप लोगों को बतानी है। पहला ऑप्शन है ये बादल का है, या कल्पवृक्ष का है, या कुबेर का है, या चपला का है। तो दोस्तों, अलंकेश जो पर्यायवाची होता है ये कुबेर का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, अगर बात कर ली जाए बादल के पर्यायवाची शब्दों की, बादल के पर्यायवाची शब्दों की बात कर ली जाए तो बादल के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं दोस्तों, आप लोग नोट कर लीजिए कहीं। मेघ, नीरद, जलद और घन। क्या क्या होते हैं दोस्तों? मेघ, नीरद, जलद और घन, ये बादल के पर्यायवाची होते हैं। और दोस्तों, अगर बात की जाए चपला के पर्यायवाची शब्दों की, चपला के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं दोस्तों? विद्युत, बिजली, दामिनी। कौन कौन से दोस्तों? विद्युत, बिजली, बिजली और दामिनी। दामिनी, ये दोस्तों चपला के पर्यायवाची होते हैं। यहां पे पूछा क्या गया था कि अलंकेश का पर्यायवाची शब्द कौन सा, मतलब अलंकेश किसका पर्यायवाची है, तो अलंकेश दोस्तों कुबेर का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पे आपका क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, जिस पर आक्रमण किया गया हो। जिस पर आक्रमण किया गया हो, ये एक वाक्यांश दिया है। आगे पूछा है वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुने। दोस्तों, जिस पर आक्रमण किया गया हो, ये वाक्यांश है एक। ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन है आक्रमण, अगला है आक्रामक, अगला है आक्रांत और अगला ऑप्शन है आत्मघाती। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 में जिस पर आक्रमण किया गया हो, इसके लिए एक शब्द क्या होता है? आक्रांत। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, अगर बात कर ली जाए आत्मघाती जो दिया है ऑप्शन नंबर डी में, इसके लिए वाक्यांश क्या होगा? इसके लिए वाक्यांश होगा दोस्तों, जो अपनी हत्या स्वयं करे या जो अपनी हत्या आप करे, उसके लिए एक शब्द होता है आत्मघाती। आत्मघाती के लिए वाक्यांश दोस्तों मैंने क्या बताया? जो अपनी हत्या स्वयं करे, उसके लिए एक शब्द होता है आत्मघाती। और दोस्तों, अगर बात की जाए आक्रामक की, आक्रामक की, ऑप्शन नंबर बी में आप लोग देख रहे होंगे आक्रामक, इसके लिए वाक्यांश क्या होता है? आक्रमण करने वाला। आक्रमण करने वाला जो होता है, इसके लिए एक शब्द क्या होता है? आक्रामक। और दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर ए में आक्रमण दिया है, आक्रमण के लिए अगर वाक्यांश के लिए एक शब्द की बात की जाए तो इसका वाक्यांश होता है सीमा का बलात् उल्लंघन या हमला करना। आक्रमण का क्या होता है वाक्यांश? सीमा का बलात् उल्लंघन या हमला करना। इसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है आक्रमण। तो दोस्तों, क्वेश्चन क्या था कि जिस पर आक्रमण किया गया हो, इसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आक्रांत। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा, ये चीज आप लोगों को बतानी है। पहला ऑप्शन है सूर्य धन उदय, अगला है सूर्य धन उदय, अगला है सूरज धन उदय, या अगला है सूरज धन उदय। तो दोस्तों सूर्योदय का संधि विच्छेद, सही संधि विच्छेद क्या होगा, सूर्य धन उदय। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों, सूर्य धन उदय। और अगर बात कर ली जाए कि इसमें संधि कौन सी होगी, तो दोस्तों ये गुण संधि का उदाहरण है। कौन सी संधि, गुण संधि का उदाहरण है। आप लोग ये चीज भी ध्यान रखना, सूर्योदय में कौन सी संधि होती है, गुण संधि। और अगर इसके संधि विच्छेद की बात कर ली जाए तो इसका सही संधि विच्छेद होता है सूर्य धन उदय। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। सज्जन शब्द में समास है, सज्जन शब्द में कौन सा समास होगा, ये चीज आप लोगों को बतानी है। पहला ऑप्शन है कर्मधारय समास, अगला है तत्पुरुष समास, अगला है द्वंद्व समास, और अगला है द्विगु समास। तो दोस्तों सज्जन में कौन सा समास होगा, बहुत ही फेमस उदाहरण है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आप लोगों के लिए। सज्जन में दोस्तों कर्मधारय समास होता है। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर बात कर ली जाए कर्मधारय समास के डिफिनीशन की, तो कर्मधारय समास वह समास होता है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, जिसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है, वह कर्मधारय समास होता है। जैसे दोस्तों इसके उदाहरण की बात की जाए, जैसे महाकवि, महाकवि इसका विग्रह क्या होगा, महाकवि का, महाकवि इसका विग्रह क्या होगा, महान है जो कवि, महान है कवि जो, ये महाकवि का विग्रह हो जाएगा। तो ये भी दोस्तों कर्म, महाकवि जो है ये भी कर्मधारय समास का उदाहरण होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अक्ल पर पत्थर पड़ना, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे के अर्थ का निम्नलिखित विकल्पों में से चयन कीजिए। अक्ल पर पत्थर पड़ना ये एक मुहावरा दिया है, इसका अर्थ क्या होता है ये चीज आप लोगों को बतानी है। पहला ऑप्शन है चोट लगना, या अगला ऑप्शन है बुद्धि भ्रष्ट होना, या अगला है कठिन वाक्य, या अगला है मुसीबत। तो दोस्तों अक्ल पर पत्थर पड़ना ये बहुत ही फेमस कहावत है या मुहावरा है, आप लोगों ने अपने गांव में सुना होगा। दोस्तों अक्ल में पत्थर पड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप सभी परिचित होंगे, ऑप्शन नंबर बी बुद्धि भ्रष्ट होना। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बुद्धि भ्रष्ट होना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द बताना है आप लोगों को कि चारों ऑप्शन में कौन सा पुल्लिंग शब्द है। पहला ऑप्शन है नायिका, अगला है लेखिका, अगला है वधू, और अगला है धावक। तो दोस्तों कौन सा इसमें चारों में से पुल्लिंग है, आप लोगों को यह चीज बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी धावक। धावक जो लिखा है ये पुल्लिंग शब्द लिखा है, बाकी जो ये नायिका, लेखिका और वधू है ये तीन के तीनों दोस्तों स्त्रीलिंग के उदाहरण हैं। आप लोग ये चीज याद रखना। और दोस्तों अगर बात कर ली जाए धावक जो ये पुल्लिंग लिखा है इसका स्त्रीलिंग क्या होता है, धावक जो दोस्तों पुल्लिंग लिखा है इसका स्त्रीलिंग क्या होता है, इसका स्त्रीलिंग होता है धाविका। धावक का स्त्रीलिंग क्या होता है, धाविका। और दोस्तों यहां पे आप लोग ये भी समझ लीजिए जो नायिका स्त्रीलिंग में लिखा है इसका पुल्लिंग क्या होता है, नायक। नायिका ये स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग क्या होता है दोस्तों, नायक। और लेखिका ये भी स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग क्या होता है, लेखक, लेखक। और दोस्तों वधू का पुल्लिंग क्या होता है, वर। वधू का पुल्लिंग क्या होता है, वर। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया था हम लोगों से कि पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 में हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, धावक। धावक पुल्लिंग है, बाकी शेष सभी विकल्प स्त्रीलिंग के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। राजा भिक्षुक को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है। ध्यान देना दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कारक से क्वेश्चन पूछा गया है, कारक से क्वेश्चन एक आना श्योर है दोस्तों। राजा भिक्षुक को दान देता है, इसमें कौन सा कारक है। पहला ऑप्शन है कर्म कारक, अगला है अपादान कारक, अगला है संप्रदान कारक, अगला है कर्ण कारक। तो दोस्तों दान देने की स्थिति में, दान देने की स्थिति में कौन सा कारक होता है, संप्रदान कारक होता है। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 18 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग दोस्तों याद रखना दान देने के अर्थ में संप्रदान कारक होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों समझेंगे, रहीम गरीबों को कंबल देता है, या
राजा भिक्षुक को दान देता है, जैसे ये क्वेश्चन दोस्तों लिखा है, ये संप्रदान कारक में होता है। दान देने की स्थिति में कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक होता है। अब दोस्तों यहीं पे आप लोग समझ लीजिए कि हिंदी में कितने कारक होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो सभी हम आप लोगों को बताएंगे। पहला होता है दोस्तों प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत कर्ता कारक। प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत दोस्तों होता है कर्ता कारक। कौन सा होता है? कर्ता कारक। ये पहला होता है और इसका चिन्ह क्या होता है? ने। अगला दोस्तों द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत होता है कर्म कारक। कर्म कारक और इसका चिन्ह क्या होता है? को। आप लोग दोस्तों कहीं नोट कर लीजिए। अगला होता है तृतीय विभक्ति के अंतर्गत कर्ण कारक। तृतीय विभक्ति के अंतर्गत दोस्तों होता है कर्ण कारक, जिसका चिन्ह क्या होता है? से और द्वारा। से और द्वारा। नोट करते रहना दोस्तों आप लोग। चतुर्थी विभक्ति के अंतर्गत क्या होता है? संप्रदान कारक। चतुर्थी विभक्ति के अंतर्गत होता है संप्रदान कारक, जिसका निशान क्या होता है? चिन्ह क्या होता है? को कामक के लिए। को और के लिए। ये हो गई चार विभक्ति। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला होता है अपादान कारक। अगला होता है अपादान कारक। अपादान कारक का चिन्ह क्या होता है? से अलग होने की स्थिति में। से होता है अलग होने की स्थिति में। अलग होने की स्थिति में। अगला दोस्तों होता है संबंध कारक। संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है? संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है? संबंध कारक का चिन्ह होता है का की के रा री रे। का की के रा री रे। ये संबंध कारक का चिन्ह होता है। अगला दोस्तों होता है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक। अगला होता है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का दोस्तों चिन्ह क्या होता है? में और पर। में और पर। आप लोग दोस्तों ध्यान रखना। और अगला आठवां जो कारक होता है वो होता है संबोधन। वो अष्टमी विभक्ति के अंतर्गत आता है। संबोधन। संबोधन ये अष्टमी विभक्ति के अंतर्गत आता है। इसका कारक चिन्ह क्या होता है? हे, भो, अरे। अरे ये संबोधन कारक के चिन्ह होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों को इतनी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। क्वेश्चन क्या था हमारा? राजा भिक्षुक को दान देता है, तो इसमें कौन सा कारक होगा? इसमें होगा संप्रदान कारक। आप लोग दोस्तों याद रखना, दान देने की स्थिति में संप्रदान कारक होता है। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 18 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध का चयन कीजिए। कौन से ऑप्शन की वर्तनी सही लिखी है, ये चीज आप लोगों को बतानी है। पहला ऑप्शन है टिप्पणी। अगला ऑप्शन है टिप्पणी। अगला है टिप्पणी। अगला है टिप्पणी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप लोग देख ही रहे होंगे। ऑप्शन नंबर डी, ये टिप्पणी, ये बिल्कुल वर्तनी की दृष्टि से सही लिखा है। बाकी ये तीनों विकल्प गलत हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चुनाव कीजिए। शुद्ध वाक्य का चुनाव करना है दोस्तों। पहला ऑप्शन है हमें किसी से कुछ नहीं कहना। अगला ऑप्शन है मुझे सॉरी दोस्तों, अशुद्ध वाक्य का चुनाव करना है। मतलब कि इसमें से 3 विकल्प सही हैं और 1 विकल्प अशुद्ध लिखा है, यानी कि गलत लिखा है। उस वाक्य का आप लोगों को चुनाव करना है। अगला है मुझे वही सामान लेना है। अगला ऑप्शन है कल तुमको कहाँ जाना है। और अगला ऑप्शन है जिसे देखो वह व्यस्त है। तो कौन सा वाक्य वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, ये चीज आप लोगों को बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कल तुमको कहाँ जाना है। यह वाक्य वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध लिखा है। और दोस्तों अगर इसके शुद्ध वाक्य की बात कर ली जाए, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? तो इसका शुद्ध वाक्य होगा कल, ध्यान देना दोस्तों, कल तुम्हें कहाँ जाना है। यह इसका शुद्ध वाक्य होगा, कल तुम्हें कहाँ जाना है। और दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, ये पूर्ण विराम नहीं होगा। यानी कि 2 अशुद्धियां हैं इसमें। पूर्ण विराम की जगह पे ये प्रश्नवाचक होगा और तुमको की जगह पे तुम्हें होगा, तब ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया था? अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा? तो अशुद्ध वाक्य होगा ऑप्शन नंबर सी, कल तुमको कहाँ जाना है। और इसके अगर शुद्ध वाक्य की बात कर ली जाए तो उसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा कल तुम्हें कहाँ जाना है, और वो भी प्रश्नवाचक निशान के साथ। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121। क्वेश्चन नंबर 121 है लड़का कौन सी संज्ञा है। लड़का ये एक शब्द यहां पूछा गया है, इसमें कौन सी संज्ञा है, ये चीज पूछी गई है। पहला ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला ऑप्शन है दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा।
दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा और चौथा है समूहवाचक संज्ञा। तो दोस्तों लड़का कौन सी संज्ञा है, लड़का में कौन सी संज्ञा होगी, तो आप सभी जानते होंगे ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जो लड़का है ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 121 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। और दोस्तों जातिवाचक संज्ञा की डिफिनीशन की अगर बात कर ली जाए तो वे जिन संज्ञाओं में किसी व्यक्ति वस्तु की जाति का बोध होता है वहां पे जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे जैसे समझेंगे मनुष्य, घर, पहाड़, नदी, ये सारे जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। जैसे मनुष्य, घर, पहाड़, नदी। और दोस्तों अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात कर ली जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा वह होती है जिसमें किसी वस्तु व्यक्ति का बोध होता है, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ध्यान रखना दोस्तों, जिसमें किसी व्यक्ति वस्तु का, तो दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, जिसमें किसी व्यक्ति वस्तु का बोध होता है वहां पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे श्याम, किसी का नाम, जैसे श्याम, वाराणसी, वाराणसी, मई, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं दोस्तों, याद रखना। और भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या होता है, भाववाचक संज्ञा की डिफिनीशन क्या होती है दोस्तों, आप लोग वो भी समझ लीजिए। वह संज्ञा जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा, व्यापार आदि का बोध होता है वहां पे भाववाचक संज्ञा होती है। एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे जैसे लंबाई, लंबाई, बुढ़ापा, 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 मिठास, ये सभी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। और समूहवाचक संज्ञा दोस्तों क्या होती है, वह संज्ञा उस संज्ञा में जहां पे व्यक्ति वस्तु के समूह का बोध होता है वहां पे समूहवाचक संज्ञा होती है। एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे जैसे सभा, कुंज, गुच्छा आदि, ये समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। तो क्वेश्चन क्या था कि लड़का कौन सी संज्ञा है, लड़का में कौन सी संज्ञा है, तो इसमें होगी जातिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 121 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन नंबर 122 है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है। दोस्तों किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है, देखेंगे। पहला है अमीर, गरीब, समूह, मिठास। तो ये समूह दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, ये समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। आप लोग दोस्तों ध्यान देना। अगला है जवानी, खटास, पुस्तक और गंगा। तो दोस्तों यहां भी ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगला है रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति। और अगला है धैर्य, चालाकी, उदासी और सूर्य। तो दोस्तों कौन से युग में सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं, तो दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर सी, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नति, ये जो समूह है ऑप्शन नंबर सी में, इन सभी में भाववाचक संज्ञा होगी। तो क्वेश्चन नंबर 122 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 123 है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। वाक्य क्या दिया है देखेंगे। वाक्य है दोस्तों, वह कल मुझसे मिलने आएगी, यह वाक्य है और वह के नीचे अंडरलाइन है, मतलब रेखांकित है। देखेंगे तो वह कौन सा सर्वनाम है, ये चीज आप लोगों को बतानी है। पहला ऑप्शन है संबंधवाचक, अगला है मध्यम पुरुष, अगला है अन्य पुरुष, अगला है उत्तम पुरुष। तो दोस्तों वह जो है ये सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आएगा, ये चीज आप लोगों को बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 123 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अन्य पुरुष। वह जो है ये अन्य पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। दोस्तों एक चीज आप लोग और समझ लीजिए, यहां पे क्या है कि ये सारे पुरुषवाचक के उदाहरण होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कितने भेद होते हैं दोस्तों, 3 भेद होते हैं। ये संबंधवाचक तो ये तो सर्वनाम के 6 टाइप में से एक टाइप हो गया, लेकिन यहाँ पे जो 6 पुरुष सर्वनाम होते हैं उसके अंतर्गत जो पहला सर्वनाम आता है पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के दोस्तों, 3 भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा, पहला होता है उत्तम पुरुष, पहला होता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष जिसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं, मैं और हम, मैं और हम, नोट कर लीजिए दोस्तों। अगला आता है दोस्तों, अगले नंबर पे आता है मध्यम पुरुष,
मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष के अंतर्गत होता है तू, तुम, आप, ये मध्यम पुरुष के अंतर्गत होते हैं। अगला होता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष, अन्य पुरुष के अंतर्गत कौन कौन से शब्द होते हैं? वह, वे, वह, कामा वे, कामा यह, ये दोस्तों उत्तम अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, और यहां पे पूछा गया था वह, तो वह किसके अंतर्गत आएगा? अन्य पुरुष के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 123 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों मैंने क्या बताया एक बार आप लोग और समझिए कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के होते हैं 6 भेद। सर्वनाम के कौन कौन से भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। और दोस्तों सर्वनाम में जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है उसके होते हैं 3 भेद, और 3 भेद वे कौन कौन से होते हैं? पहला होता है उत्तम पुरुष जिसके अंतर्गत मैं और हम ये वर्ण आते हैं, वे ये शब्द आते हैं। अगला होता है मध्यम पुरुष जिसके अंतर्गत तू, तुम और आप ये शब्द आते हैं। अगला होता है अन्य पुरुष, अन्य पुरुष के अंतर्गत वह, वे, यह, ये शब्द आते हैं। तो दोस्तों आप लोग ये चीज ध्यान रखना। तो यहां पे वह पूछा गया था, तो वह अन्य पुरुष के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124। निम्न में सर्वनाम शब्द है। जो ये चारों ऑप्शन दिए हैं इसमें से कौन सा सर्वनाम है, ये चीज आप लोगों को बतानी है। पहला ऑप्शन है दान, अगला है भजन, अगला है कुछ, अगला है पढ़ना। तो दोस्तों कौन सा सर्वनाम है आप सभी जानते होंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी कुछ, ये सर्वनाम है। बाकी ये तीनों गलत होंगे, बाकी ये तीनों गलत होंगे। अब दोस्तों आप यहीं पे समझ लीजिए, यहीं पे आप लोग समझिए, यहां पे ये कुछ सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन। लेकिन यहां पे आप लोग समझिए कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया 6 प्रकार के। कौन कौन सा? पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, अगला होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, अगला होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अगला होता है संबंधवाचक सर्वनाम, अगला होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और अगला होता है निजवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों ये अगर बात कर ली जाए कुछ की, तो ये कुछ किस सर्वनाम के अंतर्गत आएगा? तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। आप लोग ये भी ध्यान रखना, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ये आएगा। कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा, बाकी ये शेष तीनों विकल्प गलत होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125। क्वेश्चन नंबर 125 है, ऋषि की गाय बहुत दूध देती है। ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण का उदाहरण है? वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण का उदाहरण है? दोस्तों वाक्य क्या है कि ऋषि की गाय बहुत दूध देती है। क्वेश्चन नंबर 125, क्वेश्चन नंबर 125 है। तो यहां पे दोस्तों कौन सा होगा? यहां पे होगा क्वेश्चन नंबर 125 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, परिमाण बोधक। ये दूध बहुत दूध देती है, ये क्वांटिटी का बोध करा रहा है, तो इसमें कौन सा होगा? परिमाण बोधक। आप लोग दोस्तों याद रखना, परिमाण बोधक विशेषण के अंतर्गत दोस्तों क्या क्या आता है? बहुत, अनेक, थोड़ा, कुछ, 4 किलो, 2 मीटर, ये सारे शब्द आते हैं, ये परिमाण बोधक के अंतर्गत आते हैं। ये चीज आप लोग याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126। वह बहुत मधुर गाता है, वाक्य इसमें प्राविशेषण शब्द का चयन कीजिए। इसमें प्राविशेषण कौन सा है, ये चीज आप लोगों को बतानी है। पहला ऑप्शन है वह, अगला है बहुत, अगला है मधुर, अगला है गाता। तो दोस्तों प्राविशेषण क्या होता है पहले आप लोग यही समझ लीजिए। प्राविशेषण वे होते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बतलाते हैं, उनको प्राविशेषण कहा जाता है। प्राविशेषण किसे कहा जाता है दोस्तों? वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता को बताते हैं उसे प्राविशेषण कहा जाता है। और यहां पे पूछा गया है कि कौन सा प्राविशेषण है, तो आप लोग देख रहे होंगे वह बहुत मधुर गाता है, वह बहुत मधुर गाता है। तो दोस्तों अगर नॉर्मल वाक्य की बात की जाए तो नॉर्मल वाक्य क्या हो जाएगा? वह मधुर गाता है, तो वाक्य में विशेषण क्या हो जाएगा? मधुर। लेकिन यहां पे भी बहुत जो है वह बहुत मधुर गाता है, यानी कि यह विशेषण की भी विशेषता बतला रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी में आप लोग देख रहे हैं बहुत, ये प्राविशेषण होगा। ये क्या होगा? प्राविशेषण होगा। और वह क्या है? वह ये सर्वनाम है। और मधुर क्या है? मधुर विशेषण है। और बहुत क्या है? बहुत होगा प्राविशेषण। और गाता क्या है? ये क्रिया हो जाएगी, आप लोग दोस्तों जानते होंगे। तो दोस्तों प्राविशेषण क्या बताया मैंने? जिस वाक्य में विशेषण, जो वाक्य विशेषण की, सॉरी दोस्तों, जो शब्द विशेषण की भी विशेषता को बताते हैं वो प्राविशेषण कहलाते हैं। जो शब्द विशेषण की विशेषता बतलाते हैं वो प्राविशेषण कहलाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 126 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बहुत। आगे बढ़ते हैं,
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127, निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? स्वर के अंतर्गत कौन सा शब्द नहीं आएगा? पहला ऑप्शन है प्लुत, अगला है ह्रस्व, अगला है संयुक्त, अगला है द्वित। तो दोस्तों आप लोग सभी इसका आंसर जानते होंगे, जो ऑप्शन नंबर डी में द्वित है, ये स्वर का वर्गीकरण नहीं है, ये स्वर का वर्गीकरण नहीं है। आप लोग ये चीज बहुत अच्छे से जानते होंगे। दोस्तों अगर बात की जाए, स्वर मूलतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं स्वर? आप लोग यहां पे समझिए, स्वर होते हैं 3 प्रकार के। पहला कौन सा होता है? पहला होता है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर पहला होता है ह्रस्व, जिसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? ह्रस्व के अंतर्गत छोटा आ, छोटी ई, छोटो ऊ और ऋषि, ये ह्रस्व स्वर के अंतर्गत वर्ण आते हैं। अगला होता है दीर्घ स्वर, दूसरे नंबर पे होता है दीर्घ। दीर्घ के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? दीर्घ के अंतर्गत दोस्तों आते हैं बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ो ऊ, ये दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। अगला तीसरे पे होता है संयुक्त। अगला होता है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? ए ओ औ, ये संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों स्वर के कितने भेद होते हैं? 3। पहला होता है ह्रस्व, अगला होता है दीर्घ, अगला होता है संयुक्त। ये जो द्वित है, ये कोई स्वर का भेद नहीं होता है या स्वर का वर्गीकरण नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 127 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128। क्वेश्चन नंबर 128 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। वाक्य क्या दिया है देखेंगे, दीपा ने गाय को चारा खिलाया। दीपा ने गाय को चारा खिलाया, इसमें कौन सी क्रिया होगी, ये चीज आप लोगों को बतानी है। पहला है नाम धातु क्रिया, या अगला है द्विकर्मक क्रिया, या अगला है प्रेरणार्थक क्रिया, या अगला है कृदंत क्रिया। तो दोस्तों दीपा गाय को चारा खिलाती है, ये वाक्य है, इसमें कौन सी क्रिया है, ये चीज आप लोगों को बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 128 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी द्विकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर बी द्विकर्मक क्रिया आप लोग दोस्तों याद रखना। तो दोस्तों और एक चीज आप लोग याद रखना, जिस द्विकर्मक क्रिया क्या होती है, वह क्रिया जिसमें 2 कर्म होते हैं उसमें द्विकर्मक क्रिया होती है। अगर इसमें 2 कर्म की बात कर ली जाए तो 2 कर्म कौन कौन से हैं? पहला है गाय को, अगला है चारा। ये 2 कर्म हैं। जिस क्रिया में 1 से अधिक कर्म होते हैं वहां पे, या 2 कर्म होते हैं वहां पे द्विकर्मक क्रिया होती है। तो दीपा गाय को चारा खिला रही है, ये द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो दोस्तों इसमें 2 कर्म कौन कौन से हैं? पहला है गाय को, अगला है चारा। तो क्वेश्चन नंबर 128 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में क्रिया है। वाक्य क्या दिया है? बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है। इस वाक्य में कौन सी क्रिया होगी? पहला ऑप्शन है संयुक्त क्रिया, अगला है सहायक क्रिया, अगला है अकर्मक क्रिया और अगला है सकर्मक क्रिया। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 129 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सकर्मक क्रिया। यह वाक्य दोस्तों सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। आप लोग दोस्तों याद रखना, सकर्मक क्रियाएं वे कौन सी होती हैं दोस्तों? वे क्रिया जिनको करने के लिए कर्म की आवश्यकता पड़ती है, या दूसरे शब्दों में कह लें कि इन क्रियाओं का असर सीधा कर्म पर पड़ता है, वे सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। सकर्मक क्रिया की डिफिनीशन दोस्तों मैंने क्या बताई, एक बार आप लोग फिर देख लीजिए। वे क्रिया जिनको करने के लिए कर्म की आवश्यकता पड़ती है, वे सकर्मक क्रियाएं होती हैं। आप लोग याद रखना। तो ये वाक्य क्या था? बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है। तो दोस्तों ये वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा, आप लोग याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 129 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन नंबर 130 है, निम्नलिखित में से निंदा का विलोम होगा। निंदा का विलोम पूछा गया है दोस्तों, क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 130 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर देखेंगे, पहला है स्तुति, अगला है निंदय, अगला है श्लाघ्य, अगला है निरुद्ध। तो दोस्तों निंदा का विलोम क्या होता है? स्तुति होता है। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 130 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131। क्वेश्चन नंबर 131 है, आविर्भाव का सही विपरीतार्थक या विलोम शब्द क्या होता है? आविर्भाव का विलोम शब्द क्या है, यह चीज पूछा गया है। पहला ऑप्शन है प्रादुर्भाव, अगला है संभाव,
अगला है तिरोभाव और अगला है अभाव। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 131 आप लोग देख रहे हैं। आविर्भाव का विपरीतक या विलोम क्या होता है? तिरोभाव होता है। ऑप्शन नंबर डी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और दोस्तों अगर बात कर ली जाए आविर्भाव का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आविर्भाव का शाब्दिक अर्थ होता है उदय या प्रकट होना, ये आविर्भाव का शाब्दिक अर्थ होता है। और दोस्तों अगर यहां पे बात की जाए संभाव, जो संभाव दिया है इसका अर्थ क्या होता है? समान भाव। संभाव का इसका अर्थ क्या होता है? समान भाव। ये चीज आप लोग भी समझ लीजिए, समान भाव संभाव का अर्थ होता है, ध्यान रखना दोस्तों। और दोस्तों अगला है, इसका क्या अर्थ होता है? मैंने बताया संभाव का होता है समान भाव। और दोस्तों अभाव का अर्थ क्या होता है? जो ऑप्शन नंबर डी में देख रहे होंगे, अभाव का अर्थ होता है कमी। अभाव का दोस्तों क्या होता है? कमी। ये चीज दोस्तों आप लोग याद रखना। यहां पे पूछा गया था आविर्भाव का विलोम क्या होता है, तो आविर्भाव का विलोम होता है तिरोभाव। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 131 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग का चयन करना है आप लोगों को। पहला ऑप्शन है मंत्रणा, अगला है सभा, अगला है मंडली और अगला है न्याय। तो इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो क्वेश्चन नंबर 132 में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी न्याय। न्याय जो है ये दोस्तों पुल्लिंग होगा, ये पुल्लिंग होगा। बाकी मंत्रणा, सभा और मंडली ये तीनों स्त्रीलिंग है। न्याय जो है ये पुल्लिंग का उदाहरण है, आप लोग दोस्तों याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग कौन सा है? पहला ऑप्शन है गृह, अगला है चंदन, अगला है पत्ता, अगला है सभा। तो क्वेश्चन नंबर 133 में कौन सा स्त्रीलिंग है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 133 में ऑप्शन नंबर डी सभा, ये जो सभा है ये स्त्रीलिंग है। बाकी गृह, चंदन और पत्ता ये तीनों पुल्लिंग शब्द के उदाहरण हैं, ध्यान रखना दोस्तों। गृह, चंदन और सभा ये तीनों पुल्लिंग है। और अगर बात की जाए स्त्रीलिंग कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी ये सभा जो है ये स्त्रीलिंग का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134। क्वेश्चन नंबर 134 है, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। सदैव एक वचन में होता है दोस्तों, ध्यान रखना। ऐसे विकल्प का चयन करना है जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। पहला है कक्षा, अगला है आंसू, अगला है प्राण और अगला है प्रत्येक। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 134 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो प्रत्येक है इसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। आप लोग दोस्तों याद रखना, आप लोग दोस्तों याद रखना, जो इसमें प्रत्येक शब्द दिया है इसका प्रयोग हमेशा, ये सार्वभौमिक सत्य है, इसका प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। और दोस्तों अगर बात की जाए आंसू, कक्षा, प्राण, आंसू, कक्षा, प्राण और दोस्तों हस्ताक्षर, बाल, इनका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। किनका प्रयोग? जैसे आंसू, कक्षा, ये जो तीनों विकल्प दिए हैं, आंसू, कक्षा, प्राण, हस्ताक्षर ये भी होता है, इसका प्रयोग भी बहुवचन में होता है। हस्ताक्षर और बाल इनका प्रयोग हमेशा बहुवचन के रूप में किया जाता है। और दोस्तों आप लोग याद रखना प्रत्येक का प्रयोग हमेशा एक वचन के रूप में किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 134 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135। किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों। पहला है नदी, अगला है प्रत्येक, अगला है साधु, अगला है घर। तो क्वेश्चन नंबर 135 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप लोग जानते होंगे एक वचन में प्रत्येक का प्रयोग हमेशा एक वचन के रूप में प्रयोग होता है, ये चीज आप लोग याद रखना। और दोस्तों यहाँ पे अन्य विकल्प दिए हैं जैसे नदी, नदी भी ये एक वचन है, लेकिन क्वेश्चन क्या था कि किसका प्रयोग हमेशा मतलब सदैव एक वचन में होता है। तो जो प्रत्येक है इसका प्रयोग सदैव एक वचन में किया जाता है। और नदी जो है इसका बहुवचन बनेगा। नदी का बहुवचन क्या हो जाएगा? नदियों। नदी का बहुवचन क्या हो जाएगा? नदियों। अगला है साधु, साधु का बहुवचन क्या हो जाएगा? साधुओं। साधु का बहुवचन क्या हो जाएगा? साधुओं। अगला है घर, घर का बहुवचन क्या हो जाएगा? घरों। तो यहां क्वेश्चन पूछा गया था कि वो विकल्प चुनना है जिसका प्रयोग सदैव एक वचन में किया जाता है। तो प्रत्येक का प्रयोग सदैव एक वचन में किया जाता है। बाकी नदी, साधु और जो घर ये तीन विकल्प दिए हैं इनका प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 135 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136। सहोदर, सहोदर का विलोम शब्द है। सहोदर का विलोम शब्द क्या होगा? पहला ऑप्शन है अन्योदर, अगला है अधर, अगला है अन्योदर्य और अगला है कुधर। तो दोस्तों सहोदर का विलोम क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 136 में आप लोगों को बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 136 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अन्योदर। ऑप्शन नंबर ए अन्योदर इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों आप लोग याद रखना। और दोस्तों ये जो अधर लिखा है, अधर का विलोम क्या होता है? धर। धर। अधर का विलोम क्या होता है? धर। और अन्योदर्य का विलोम क्या होता है? जो ये देख रहे हैं आप लोग ऑप्शन नंबर सी में, अन्योदर्य का विलोम होता है ओदर्य। ओदर्य। अन्योदर्य का विलोम क्या होता है? ओदर्य। यहां पे क्वेश्चन क्या था कि सहोदर का विलोम क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों के लिए नोट कर लीजिए। सहोदर का विलोम होता है अन्योदर। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 136 का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और अधर का विलोम क्या होता है? धर। और अन्योदर्य का विलोम होता है ओदर्य। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समानार्थी शब्द है। दिए गए विकल्प का सही समानार्थी शब्द है। शब्द क्या है? हिरण। हिरण का समानार्थी, सही समानार्थी आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन है कुरंगम, अगला है तरंग, अगला है नंदन और अगला है अम्बुद। तो दोस्तों हिरण का समानार्थी शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 137 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कुरंगम। ऑप्शन नंबर ए कुरंगम। और दोस्तों अगर हिरण के अन्य समानार्थी शब्दों की बात कर ली जाए या पर्यायवाची शब्दों की बात कर ली जाए तो आप लोग नोट कर लीजिए। हिरण के अन्य समानार्थी या पर्यायवाची शब्द होते हैं जैसे सुरभि, सुरभि, कुरंगम, मृग, सारंग। ये हिरण के अन्य पर्यायवाची होते हैं। कौन कौन से? दोस्तों मैंने बताया आप लोगों को, सुरभि, कुरंगम, मृग, मृग और सारंग। सारंग ये होते हैं अन्य पर समानार्थी शब्द। और दोस्तों अगर लहर के समानार्थी शब्दों की बात कर ली जाए, लहर के समानार्थी शब्द क्या क्या होते हैं? जैसे तरंग, ये लहर का समानार्थी है, ध्यान रखना दोस्तों। तरंग, लहरी, उर्मी, वीची, ये लहर के समानार्थी हैं। ये तरंग यानी कि किसका समानार्थी हो गया? लहर का। आप लोग याद रखना। आप लोग दोस्तों याद रखना। और दोस्तों पुत्र के समानार्थी शब्द कौन से होते हैं? ये जो नंदन है ये पुत्र का समानार्थी है। और पुत्र के अन्य समानार्थी शब्दों की बात कर ली जाए तो कौन कौन से होंगे? जैसे नंदन, वत्स, सुत, ये नंदन के समानार्थी शब्द होते हैं। और दोस्तों जो ये अम्बुद है ये बादल का समानार्थी शब्द है। ये किसका समानार्थी शब्द है? बादल का। और बादल के अन्य समानार्थी शब्दों की बात कर ली जाए तो कौन कौन से होते हैं? एक तो आप लोग देख रहे होंगे अम्बुद, और अगला होता है मेघ और घन। ये बादल के अन्य समानार्थी शब्द होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 137 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हिरण का समानार्थी होता है कुरंगम। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138। खगेश का पर्यायवाची है। खगेश का पर्यायवाची पूछा गया है। पहला ऑप्शन है वासुदेव, अगला है वाक, अगला है वैनतेय, अगला है विधु। तो दोस्तों खगेश का पर्यायवाची क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 138 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वैनतेय। ऑप्शन नंबर सी ये खगेश का पर्यायवाची होता है वैनतेय। दोस्तों आप लोग याद रखना। और दोस्तों इसके अन्य पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? आप लोग नोट कर लीजिए। जैसे होते हैं इसके अन्य पर्यायवाची होते हैं गरुड़, हरियान, नागांतर। कौन कौन से? खगेश के गरुड़, गरुड़, गरुड़। और दोस्तों क्या मैंने बताया? गरुड़, सरपारी, गरुड़ ये ऐसे होगा, सरपारी और हरियान और नागांतर, ये गरुड़ के पर्यायवाची होते हैं। दोस्तों आप लोग याद रखना। और दोस्तों जो ये विधु दिया है, ये विधु किसका पर्यायवाची है? ये वासुदेव। ये जो विधु है ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। चंद्रमा का पर्यायवाची है। दोस्तों जो विधु है ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। आप लोग दोस्तों याद रखना। और जो ऑप्शन नंबर ए में वासुदेव लिखा है ये किसका पर्यायवाची है? ये श्री कृष्ण का पर्यायवाची है। वासुदेव श्री कृष्ण का पर्यायवाची है। तो क्वेश्चन नंबर 138 में क्या पूछा गया था कि खगेश का पर्यायवाची क्या होगा? तो खगेश का पर्यायवाची होगा ऑप्शन नंबर सी वैनतेय। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला वाक्य पहचानिए। वाक्य क्या दिया है देखेंगे। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती। ये एक वाक्य दिया है और इसमें पूछा गया है कि कौन सा काल है, कौन सा भूतकाल का कौन सा पार्ट होगा इसमें।
पहला ऑप्शन है संदिग्ध भूतकाल, अगला है हेतु हेतुमत भूतकाल, अगला है सामान्य वर्तमान काल, अगला है आसन्न भूतकाल। तो दोस्तों वाक्य क्या है, यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 139 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, हेतु हेतुमत भूतकाल। इसमें हेतु हेतुमत भूतकाल होगा, आप लोग दोस्तों याद रखना। और हेतु का अर्थ क्या होता है, हेतु के अर्थ की बात की जाए तो इसका अर्थ होता है कारण, इसका अर्थ होता है कारण, आप लोग दोस्तों ये याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 139 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140 और आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का अंतिम क्वेश्चन। सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, ध्यान देना, नहीं पूछा गया है। सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? पहला है वाणी, अगला है वीणा पाणी, अगला है कमला, अगला है शारदा। तो क्वेश्चन नंबर 140 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, कमला। ये सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। बाकी दोस्तों वाणी, वीणा पाणी और शारदा ये सरस्वती के पर्यायवाची होंगे। और दोस्तों अगर बात कर ली जाए कमला, ये कमला किसका पर्यायवाची है? ये लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है। कमला लक्ष्मी जी का पर्यायवाची होगा। तो यहां पे पूछा गया था कि सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो ये कमला सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, ये लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है, आप लोग ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर 140 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये था आज का हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आपके केवीएस के एग्जाम में 30 नंबर की हिंदी पूछी जाएगी, जिसके अंतर्गत पहले पार्ट में दोस्तों जो 100 नंबर का होगा उसमें 10 नंबर की हिंदी, और अगले जो सेकंड पार्ट होगा जो संबंधित विषय में, वहां से आपसे 20 नंबर की हिंदी पूछी जाएगी। तो यानी कि 2 पार्टों में हिंदी पूछी जाएगी, एक जगह 10 नंबर की, एक जगह 20 नंबर की। तो दोस्तों हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट में पूरे 30 नंबर की हिंदी को हल कर रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। दोस्तों ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए और वीडियो को अपने फ्रेंडों के पास भी शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अपनी कल की अगली क्लास में बाल मनोविज्ञान की क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।